So welcome back friends, this is educator Harsh Srivastav. So I am welcoming you all on this amazing platform of the physics game जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं थोड़ा स्वैग के साथ। यही है हमारा स्लोगन, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसके पहले हमने डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा 2 मिनट कि पिछले सेशंस में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक डायपोल का मैंने फार्मूलाज थोड़े बहुत डिस्कस किए थे आपके साथ। फिर कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं विच गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड अराउंड द मैग्नेट। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज़ वगैरह थोड़ी बहुत हमने पढ़ी, जो कि आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ देते हैं हर साल ये लोग। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट के बारे में हमने फॉर्मूला निकाला मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सियल पॉइंट पे, एक ट्यूटोरियल पॉइंट पे। फिर डायरेक्शन हमने बताई। इसके बाद हमने टॉर्क डिस्कस किया कि बार मैग्नेट पे टॉर्क, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग बार मैग्नेट को इंसर्ट करते हैं तो टॉर्क कितना लगता है। फिर हमने वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद करंट लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल हुज डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय, ये हमने डिस्कस किया। फिर एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा डिस्कस किया था। ऑसिलेशन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया था। फिर ये एनालॉग कुछ पढ़ा था जिससे कि आप लोग को मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले को याद करने में ईजी पड़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलाज को उसके साथ को रिलेट करके, ठीक है। और फिर मैग्नेटिज्म एंड क्यूरीज लॉ पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट हुज नॉर्थ पोल इज समवेयर क्लोज टू ज्योग्राफिकल साउथ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल कहाँ लाई करता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये आपका मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर है, और यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ आपका साउथ पोल है, ठीक। अब कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है कि जैसा कि आपको पता होगा, आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है पिछले चैप्टर्स में आपने देखा होगा कि हमारे पास करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। और मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ आयंस जो मटेरियल में होते हैं उसी की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो वही वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वही अर्थ के मैग्नेटिज्म में भी आता है। अर्थ के मैग्नेटिज्म में जो कोर होता है, जो मिडिल वाला जो अंदर का पार्ट होता है, कोर होता है, वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। उसमें हमारे पास आयंस होते हैं, वो आयंस मूव करते हैं। उस आयंस के मूवमेंट की वजह से हमारे पास सर्कुलेटिंग आयंस इन द हाईली कंडक्टिंग अर्थ कोर फॉर्म्स अ करंट लूप। उसकी वजह से करंट लूप फॉर्म होता है, जिससे कि हमारे पास लास्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से यही होता है अर्थ की मैग्नेटिज्म का कॉज। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द कॉज ऑफ, मेन कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछता है आप लोगों से हर साल। सीयूटी में भी पूछ सकता है, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, फिर वो लोग पूछ सकते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नेमली एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अल्फा, एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच ई। अब इसको हम लोग थोड़ा सा फिगर के फॉर्म में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक। ये आपका फिगर के फॉर्म में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ये आपका क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये आपका क्या है, ए बी डैश सी डैश, और ये डी है हमारे पास, सी और बी है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल, इसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा रिजॉल्व अगर करेंगे तो ये इस टाइप से हमारे पास बनेगा। ये हमारे पास पॉइंट एम है और ये वी ई है, ये हमारे पास एच ई है, ये जो हमारे पास है ये एच ई है, ठीक। और ये पॉइंट पी है, ये एंगल हमारे पास डेल्टा है, और ये हमारे पास क्या है, बी ई है। अब हम लोग इसको पढ़ने की अगर कोशिश करें, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अल्फा होता है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका अल्फा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसके बाद और चीज़ें क्या दी हुई है हमारे पास, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बाद एंगल ऑफ डिप, दैट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी इसको बोलते हैं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन आपका ये रहा डेल्टा, ठीक। इसके बाद और चीज़ें क्या है इसमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच ई है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, एच ई, जो कि ये रहा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ई ये रहा हमारे पास, ठीक। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा आपके पास, ठीक। इतनी बात हो सकता है आपको क्लियर हो गई। आगे क्या है, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है, मान लीजिए ये रहा आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा बन रहा है, इसी को हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। आगे क्या चीज़ें दी हुई है,
in a magnetic meridian में the angle made by the resultant of the earth magnetic field BL with the horizontal is known as angle of dip कहते हैं, आपने देखा होगा angle of dip, अभी मैंने फिगर में दिखाया था। horizontal component of earth magnetic field H ही होता है, जिसको कि हम लोग BE cos डेल्टा से डिनोट करते हैं, BE cos डेल्टा। इस पे क्वेश्चन आपको बनते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, H इज इक्वल टू BE cos डेल्टा, इस पे हमेशा फॉर्मूलाज, इस पे हमेशा आता रहता है आपका फॉर्मूला क्वेश्चन। अब हम लोग रिलेशनशिप थोड़ा सा देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप इज गिवन बाय एच न्यू इज इक्वल टू बीई साइन डेल्टा, एच एन इज इक्वल टू बीई कॉस डेल्टा, और वी अपॉन में एच इज इक्वल टू टैन ऑफ डेल्टा हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, ये पे भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन सब सारे रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अब न्यूट्रल पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं? These points are where net magnetic field due to a magnet and the magnetic field of the earth is zero are called neutral point। जहाँ पे हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अर्थ के मैग्नेट की वजह से, और these points are where net magnetic field due to the magnet and the magnetic field, जो मैग्नेट की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है उस अर्थ का, वो जीरो हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स। टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल आर गिवन, मतलब टर्म्स कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड H, मैग्नेटिक इंडक्टर B, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन से तैयारी आपको याद रहनी चाहिए। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का क्या होता है हमारे पास? द मैग्नेटिक फील्ड विच इंक्लूड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन द मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो कि हमारे पास इंड्यूस करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब निकालता है, लेके आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। मतलब क्या होता है हमारे पास? आपने कोई भी सब्सटेंस मान लीजिए लिया, उसको हमने क्या किया? इंड्यूस कर दिया एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब जब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कोई सब्सटेंस को डाल दिया उसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उससे होगा क्या? उस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इंड्यूस हो जाएंगी, तो उसी को हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहेंगे। जो फील्ड रहेगी जिसमें जाने के बाद उस मटेरियल के अंदर, मान लीजिए कोई मटेरियल है, ये हमारे पास मान लीजिए फील्ड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर ये मटेरियल गया। अब ये मटेरियल जो है इसके अंदर जो है क्या करेगी? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लेके आ जाएंगी। इस वजह से ये जो हमारे पास फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स को हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड कह देंगे, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं H से। मैग्नेटिक इंडक्टर क्या होता है? द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पेसिमेन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल आफ्टर मैग्नेटाइजेशन इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्टर। अब क्या होता है? जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मान लीजिए ये जो हमारा सब्सटेंस है, ये मैग्नेटाइज हो चुका है। अब इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर इसके अंदर जो है क्या होता है हमारे पास? जब हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेजे, इसके अंदर मैग्नेटाइज हो गया। अब मैग्नेटाइज होने के बाद क्या होगा? इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मैग्नेटाइजेशन के बाद, उसी को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्टर बोलते हैं। समझ में आ रही है बात आपको ना? सब कह रहे हो कि बोलते जा रहे हैं अपने में ही, गुरुजी को समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा से पढ़ के देख लीजिएगा। थोड़ा ड्रिंक ब्रेक हम लोग ले लेते हैं, बोलते बोलते मुंह में दर्द होने लग गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम फील्ड ऑफ स्पेसिमेन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नोन एज इंटेंसिटी मैग्नेटिज्म। ये बेसिकली फार्मूला होता है आपका I इज इक्वल टू एम अपॉन वी। इसी को आप लोग फार्मूला, अगर आपसे इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन का आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम फील्ड ऑफ स्पेसिमेन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। सिंपल, बस यहाँ तक भी बोल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम फील्ड, बस यहाँ तक बोल दोगे आपका काम हो जाएगा। जहाँ पे m हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। स्मॉल m क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। v हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन है। a हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। काई एम इज इक्वल टू आई अपॉन में एच, ये होता है हमारे पास। इट हैज़ नो यूनिट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन, कोई फिगर वगैरह नहीं ना है? ठीक, मैग्नेटिक इंडक्शन अब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंस। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स जो होती है ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई।
ये आपका सिंपल फार्मूला होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का, जहाँ पे म्यू नॉट क्या होती है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, आई हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर द मैग्नेटिक मटेरियल्स प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। अब 3 तरह से हमारे पास क्लासिफाइड होती है मैग्नेटिक मटेरियल। क्या होता है, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ये तीनों होता है। अब धीरे धीरे हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, टेबल मैंने पढ़ा है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। ये सारी चीज़ों को आपको याद रहनी चाहिए, नहीं याद रखोगे तो फिर एग्जामों में नंबर कम आएंगे, फिर रोते हुए आओगे सर नंबर खराब आ गया, क्या करें। आगे बढ़ो, पढ़ो बढ़ो। प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज यहाँ दिया, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या किया कि कोई सब्सटेंस को उठाया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने उठा के रख दिया तो फीबली मैग्नेटाइज अलॉन्ग अप्लाइड फील्ड, मतलब बहुत कभी मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज ज़्यादा होगा नहीं होगा, बहुत कम होगा, हल्का सा एकदम होगा या होगा ही नहीं पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, फीबली मैग्नेटाइज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। फीबली मतलब एकदम, ये थोड़ा सा होगा, थोड़ा मतलब पैरामैग्नेटिक थोड़ा तो होगा ही, लेकिन डायमैग्नेटिक एकदम नहीं होने वाला, बहुत एकदम भी नहीं होगा, एकदम ढीठ है ये। जैसे होता है ना कि आप लोग भी स्टूडेंट होते हो, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था कि बच्चे जो होते थे, जो पढ़ते लिखते, मतलब 3 तरह के बच्चे होते थे। एक एकदम, अगर ठेठ मतलब थोड़ा नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो एकदम बच्चे होते थे, एक गबरढीठ टाइप के होते थे, मतलब एकदम पढ़ना नहीं चाहते थे, और उनको खूब मारो कोई असर नहीं पड़ेगा, मारते जाओ जितना मारना है मारो, कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो वो बच्चे क्या हो गए हमारे पास, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, कितना भी उनके ऊपर अप्लाई कर दो मैग्नेटिक फील्ड, कितना भी थप्पड़ा लगा दो बच्चों को, लेकिन नहीं पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उनको क्या है, उनको बस आंख दिखा दो, हल्का सा डांट दो, तो वो लोग क्या करते हैं, हल्का थोड़ा बहुत पढ़ने लगते हैं, पास होने पर एग्जाम में पास होने पर पढ़ लेते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वाले, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, उनको हल्का सा भी बोल दो तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे, वही टॉपर बनते हैं एग्जाम में। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, याद करने का मैंने तरीका बता दिया कि मान लो अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो बच्चे हो गए, वो मैग्नेट हो गए, वो बच्चे हो गए जो कि टॉपर्स होते हैं, इनको बोलने की जरूरत नहीं है, बस तुरंत उनको क्या नाम है, हल्का सा कोई कह दिया, ए पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाएंगे और पढ़ एकदम टॉप में आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो स्टूडेंट होते हैं जिनको आप बोलोगे कि पढ़ने के लिए थोड़ा आंखें दिखाओ, हल्का डांट दोगे तो वो पढ़ेंगे और पास होने पर खाली पढ़ लेंगे। डायमैग्नेट, उनको मारोगे पीटोगे कुछ भी कर लोगे, वो नहीं पढ़ने वाले। वैसे ही उनको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उनको मैग्नेटिक फील्ड में कितना भी उसको रख दो 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, वो नहीं से नहीं मैग्नेटाइज होने वाले। तो यही हमारे पास होते हैं। आगे बात करें ससेप्टिबिलिटी की हम लोग, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, ये इसका ससेप्टिबिलिटी 0 से लेके काई एम, जो काई एम है, इसको 0 से 1 के बीच में होता है, और ये स्मॉल नंबर में आता है। इसमें क्या होता है, डायमैग्नेटिक में जो कि ये हमारे पास ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव, 0 से नेगेटिव होता है, मतलब स्मॉल एंड नेगेटिव होता है, काई एम इज स्मॉल नंबर। फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, मतलब लगभग 100 से ज़्यादा होता है इसका वैल्यू, ठीक है। फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू स्मॉल नंबर होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव एंड लेस। अब इसमें डायमैग्नेटिक म्यू आर की वैल्यू इस पर स्मॉल नंबर होती है, डायमैग्नेटिक पॉजिटिव होता है, ये लेस देन यूनिटी, यूनिट से 1 से कम होता है, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक भी लार्ज होता है, म्यू आर की वैल्यू जो होती है लार्ज होती है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, डिक्रीज्ड विद टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं होता उनको। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, उनके ऊपर इफेक्ट किस तरह से पड़ता है, ये फॉर्मूला की तरफ से, काई एम इज इक्वल टू सी अपॉन में टी माइनस टी सी, जहाँ पे टी इज ग्रेटर देन टी सी होता है, ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ आई विथ एच, लीनियरली चेंज होता है, नॉन लीनियर चेंज होता है, नॉन लीनियर चेंज होता है, ठीक। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू स्ट्रॉन्गर, वीकर से स्ट्रॉन्गर में जाता है हमारे पास नॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। डायमैग्नेटिक मूव्स टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जाता है। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है हमारे पास, नीड्स टू मूव क्विकली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या होता है, PbH2O NaCl BiCu SiSb, बाकी डायमैग्नेटिक ये होते हैं और फेरोमैग्नेटिक ये होते हैं, ठीक। इतनी बात हो सकता है आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट पे। परमानेंट मैग्नेट अब क्या होता है हमारे पास, द सब्सटेंस विच एट रूम टेम्परेचर रिटेन फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट।
परमानेंट मैग्नेट उसको कहते हैं जो कि हमारे पास लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, रूम टेम्परेचर पे हमारे पास लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बना के रखते हैं, उसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड बाय प्लेसिंग अ रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन करंट कैरिंग सोलेनॉइड। परमानेंट मैग्नेट हम लोग कैसे बना सकते हैं, कोई जो सब्सटेंस हो, मान लीजिए हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर उसको हम लोग रख देंगे तो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटाइजेस द रॉड। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे पास सोलेनॉइड की, वो मैग्नेटाइज कर देगा उस रॉड को। द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट शुड हैव हाई रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी होती चाहिए सो दैट द मैग्नेटाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटाइजेशन स्ट्रॉन्ग, और हाई कोर्सिविटी होती चाहिए सो दैट द मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इरेज्ड बाय एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, माइनर मैकेनिकल डैमेज। स्टील इज फेवर्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के लिए हम लोग स्टील को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सम सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट आर एल्निको होता है, कोबाल्ट होता है, स्टील होता है, मैग्नेटाइट होता है। सॉफ्ट आयरन पॉजेसेस हाई परमेबिलिटी। सॉफ्ट आयरन होता है हमारे पास, उसमें हाई परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी होता है, रिटेंटिविटी होता है, लो कोर्सिविटी होती है, एंड हिस्टेरिसिस लॉस होता है। देयरफॉर इट इज फिट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए फिट होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है। अब स्टील पोजेसेस हाई कोर्सिविटी, हिस्टेरिसिस लॉस, मॉडरेट परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, रिटेंटिविटी, देयरफॉर इट इज फिट फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। इसीलिए स्टील हमारे पास परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए फिट होता है। अब क्यूरीज लॉ क्या कहता है, क्यूरीज लॉ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं इससे, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इट स्टेट्स द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, काई इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। क्यूरिश टेम्परेचर क्या है, क्यूरिज लॉ था, क्यूरिश टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस। जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे जाने के बाद फेरोमैग्नेटिक पास ओवर द पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक को पास कर जाते हैं। दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरिश टेम्परेचर, इसको हम लोग क्यूरिश टेम्परेचर कहते हैं। क्यूरिज वीज लॉ, दिस डिस्क्राइब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काईएम फेरोमैग्नेटिक इन द पैरामैग्नेटिक रीजन अबव द क्यूरी पॉइंट इट इज एक्सप्रेस। मतलब इसमें क्या होता है, क्यूरी पॉइंट के ऊपर अगर वैल्यू रहेगी तो इसको हम लोग यही मतलब क्यूरी वीन्स लॉ होता है। काईएम इज इक्वल टू C/T-TC, जहाँ पे टी हमारे पास TC से ज़्यादा है। वेयर C इज क्यूरिश कॉन्स्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, एंड TC जो है हमारे पास क्यूरिश टेम्परेचर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस तो यहाँ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। फाइनली हमने चैप्टर नंबर 5 भी अपना ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 6 अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाकी जितने लोगों ने भी वीडियो देखा है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना लाइक सब्सक्राइब करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए। आपके लिए हम लोग हर चीज़ संभव चीज़ लेके आएंगे। इसके बाद हम लोग PYQs की सीरीज़ में लेके आएंगे। बस दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, 1 महीने में हम लोग पूरी PYQ खत्म करवा देंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा चैनल को हमारे। नहीं सब्सक्राइब करोगे फिर दिक्कत होगी, हमें मोटिवेशन नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर। बस हम लोग काम कर ही रहे हैं, चाहे आप लोग सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, मोटिवेशन तो आता रहेगा, देखते हैं जैसे भी होता है, लेकिन हम लोग अपना काम करते रहेंगे, कभी तो हमारी मेहनत रंग लेके आएगी।